हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 1 के पार्ट 9 आज हम पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट 1 से पार्ट 8 तक के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुकू केमिस्ट्री नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल ये बना हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। बच्चों, अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे ज्ञात की जाती है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रोडक्ट एनालिसिस, यहाँ से डिटर्मिनेशन, एक सेकंड बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती की पहचान, आइसोटोप इफेक्ट, समस्थानिक प्रभाव, रासायनिक बलगतिकी की अध्ययन और इसका त्रिविमीय अध्ययन। एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। इसमें पहला है प्रोडक्ट एनालिसिस। ढंग से पढ़िएगा। इसमें क्या करते हैं बच्चों, कोई भी जो रिएक्शन होती है उसके प्रोडक्ट को देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बना है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं 2 रिएक्शन लिखने वाली हूँ। जैसे मैंने कहा आपको रिएक्शन मैंने लिखी, यहाँ से देखिएगा CH3 ये अपना रिएक्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करा रहे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहाँ Cl हटेगा और OH आएगा। अब इस रिएक्शन में बच्चों मैं आपको बताऊँ 2 प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों, यहाँ से इसके 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट जो बन रहा है बच्चों वो ये बन रहा है। यहाँ से ये अपन बना दें, ये वाला बन रहा है अपना, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनते हैं। अब आपको बता दें कमाल की बात कि ये तो बनता है बच्चों यहाँ से 15% और ये बनता है 85%, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन है आपके पास जिसमें आपको साफ साफ क्या दिख रहा है कि Cl हटेगा और OH आ जाएगा। इट मीन्स आपकी अकॉर्डिंग इसका जो ज़्यादा बनने वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ ज़्यादा तो बना नीचे वाला और कम बना ऊपर वाला। एक मैं आपको बात बता दूं बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट जो बनता है वो कोई एक नहीं बनता, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक कम मात्रा में एक ज़्यादा मात्रा में, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। एक और रिएक्शन हम यहाँ से लेते हैं जहाँ पर हमने लिखी रिएक्शन ये देखिए, यहाँ से ये हमने रिएक्टेंट लिखा 2nd नंबर का। ये जो रिएक्टेंट आप देख रहे हैं बच्चों, ये तो पहली रिएक्शन और ये दूसरी रिएक्शन, और ये जो हम आपको बता दें ये था, ठीक है। अब इस कंडीशन में भी जो अपना प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसकी भी आंसर जो थे वो यही बनेंगे बच्चों। इसका मतलब ये हो गया यहाँ भी 15% 81%। मतलब एक तरह से अगर मैं आपको नहीं बताती तो आप कहते 2 नंबर वाली रिएक्शन का तो प्रोडक्ट बनना चाहिए था ये, क्योंकि Cl यहाँ है, और 1 नंबर का बनना चाहिए था ये, लेकिन नहीं। रिएक्टेंट कोई सा भी हो, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सेम बन रहा है, वो है 85% ही बन रहा है। वो कौन सा, वो ये वाला बन रहा है, 3 डिग्री कार्बन वाला बन रहा है। इट मीन्स इन दोनों रिएक्शन में बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है जो इसको स्थायी कर रहा है। बीच के रिएक्शन मैकेनिज्म को यहाँ जानना चाहिए। चलिए बच्चों, रिएक्शन की मैकेनिज्म पर ध्यान देते हैं। देखिए अपने पास क्या था, ये था हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ठीक है। जैसे ही यहाँ से Cl मूव करेगा, यहाँ से Cl माइनस हटेगा बच्चों, यहाँ से इसका बनेगा क्या, यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हटा ये क्या बन गया यहाँ पे प्लस। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये क्या है, प्लस है। इसका मतलब अनुनाद संभव है, अनुनाद संभव है। इसका मतलब ये यहाँ गया, जैसे ही ये यहाँ गया इसका मतलब क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, सॉरी CH, और ये CH2 और प्लस आ गया यहाँ पे। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो कार्बोकेटायन है, मतलब ये जो कार्बोकेटायन आपको दिख रहा है वो कौन सा है, 1 डिग्री, जबकि नीचे वाला कौन सा है, 2 डिग्री। सॉरी, नीचे वाला कौन सा है बच्चों, यहाँ से नीचे वाला है बच्चों यहाँ पे 3 डिग्री। 3 डिग्री दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा है बच्चों आपका 3 डिग्री है, ठीक है। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन सा ज़्यादा स्थायी है बच्चों, सीधी सी बात है, मोर स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री हो गया। यहाँ पे 3 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर मैं आपसे कह दूं ये वाली तो इसकी बन गई बच्चों अनुनादी संरचना। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले को लिख देती बच्चों यहाँ से, ये देखिए
डबल बॉन्ड, ये Cl, ये डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये Cl यहाँ से निकल जाता, Cl माइनस बनता, इसका मतलब यही बनता, कार्बन प्लस बनता और ये वाली चीज़ बनती। इसका मतलब क्योंकि यहाँ से जैसे ही ये वाला Cl यहाँ से हटता बच्चों, ये वाला Cl दिख रहा है ना आपको, जैसे ही ये यहाँ से हटता तो यहाँ पर क्या बन जाता, प्लस बन जाता, अनुनाद संभव हो जाता। इसका मतलब इस केस में 3 डिग्री बनता है, इस केस में 1 डिग्री। 1 डिग्री बना हुआ तो क्या हुआ, अनुनाद द्वारा ये 3 डिग्री में स्टेबल हो गया, और ये नीचे वाला अगर ये 3 डिग्री बना तो अनुनाद वाला 1 डिग्री बन गया। हमको तो ये देखना था कि यहाँ पे 1 डिग्री 3 डिग्री में अनुनाद हो जाने की वजह से प्रोडक्ट यहाँ पे 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल बना। इट मीन्स दोनों रिएक्शन की जो मैकेनिज्म रही वो क्या रही, सेम रही। इसे रिएक्शन कैसी रही, SN1 रही। तो हम ये कह सकते हैं इस रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। इस रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, जो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो कौन सा होना चाहिए, वो SN1 होना चाहिए। अतः या सो लिख सकते हैं, SN1 रिएक्शन होगी। SN1 यही तो कहती है, ध्यान कीजिए आप बच्चों, कि उसके अंदर 2 स्टेप में होती है। पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर उसके ऊपर अटैक होता है अपना नाभिक स्नेही का, ठीक है। इसीलिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो कम स्थायी होता है। अतः 3 डिग्री से बनने वाला प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है। बच्चों ये आपके पेपर में सीधा आता है क्वेश्चन यहाँ से कि प्रोडक्ट एनालिसिस विधि को समझाइए, उत्पाद विश्लेषण को समझाइए। चलिए यहाँ से, अगर यहाँ पे बच्चों सेमेस्टर नहीं है और आपकी यूनिट 1 है तो हम आपको बता दें यूनिट 1 से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब पूरी यूनिट को 2 भागों में बांट लिया जाता है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम नहीं होगा, आपकी पूरी किताब एक बार में आने वाली है, तो यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से हो सकता है अभी जितना हमने पढ़ा दिया वहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको अटेंड करना होता है, ठीक है। चलिए आगे है अपना नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट। मैं हिंदी में भी लिखूंगी बच्चों यहाँ से, इसका मतलब क्या है यहाँ पे देख लेंगे एक बार आप यहाँ से। मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान कैसे की जाए कि किसी अभिक्रिया के दौरान कोई मध्यवर्ती बन रहा है। मध्यवर्ती हमने आपको 5 पढ़ा दिए, कार्बोधन, कार्बोनिन, कार्बीन, नाइट्रीन बनाया ना ये अपन ने। तो इनमें से हमें ये देखना है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। भाई एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, इट मीन्स उसके बीच में कोई ना कोई क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। यदि अभिक्रिया, हम ऐसा कह सकते हैं, यदि अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो वहाँ मध्यवर्ती बनते हैं। अगर वो मध्यवर्ती बच्चों स्थायी है तो अभिक्रिया को स्लो करके उसे बीच में निकाला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें, एग्जाम्पल हम कह रहे हैं यहाँ से हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ठीक है। हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या होती है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। ये हम रिएक्शन पढ़ते थे, NaOH प्लस
Br2 और यहाँ बन जाता था हमारे पास एमीन। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अपना प्रोडक्ट बनते थे वो बनते थे, यहाँ से एक नाइट्रीन बनता था और एक बनता था अपना मिथाइल आइसोसाइनेट या आइसोसाइनेट, यहाँ मध्यवर्ती बनता था। बच्चों ये एग्जाम में बच्चों पूछी जाती है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान के द्वारा कैसे क्रियाविधि ज्ञात की जाती है। तो बच्चों इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको यहाँ लिखनी होगी। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारे पास एमाइड RCONH2, ठीक है। इसके रिएक्शन किससे कराएंगे हम? बेस से। बेस मतलब क्षार से कराएंगे। क्षार का काम क्या होता है? H+ को बाहर निकालना। अब ये H+ कौन सा दिख रहा है? ये वाला। तो ये H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये बेस था, इसने इस H+ को क्या कर दिया बच्चों? बाहर कर दिया। जैसे ही H+ यहाँ से बाहर हो जाएगा बच्चों, तो क्या निकलेगा यहाँ से? एक सेकंड बच्चों, यहाँ हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि इसके रिएक्शन जो हुई, ये रिएक्शन वास्तव में किस वजह से हुई? H+ की वजह से हो रही है, NaOH की वजह से हो रही है। लेकिन अपन इसको पहले किससे दिखाएंगे? Br2 से दिखाएंगे। Br2 से दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? HBr तो बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? HBr बाहर निकल जाएगा। जैसे ही HBr यहाँ से बाहर निकला, या आप इसको ऐसे दिखा दो बच्चों, ये HBr जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया। HBr बाहर निकलते ही यहाँ बचा RCONH और ये बच गया अपना Br, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हुआ क्या? अब यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों NaOH की। ये क्या करेगा? अपना OH आयन जो होगा इसको लेके निकल जाएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि OH- जो है इस H को बाहर निकाल देगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे? नाइट्रोजन को मिल जाएंगे। चलिए वो देख लेते हैं। H2O बाहर निकल गया, बच के आ गया RCON और ये Br। इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल ही चुके हैं, ये मिल गए। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों? ये जो Br आपको दिख रहा है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके रवाना हो लेगा, मतलब ब्रोमाइड आयन मिल गए यहाँ से। अब जो बच गया आपके पास वो क्या रह गया? RCO और ये N, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या बच्चों? देखिए यहाँ से RCO माइनस है ना, वही H+ निकला हुआ है, तो ये माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से इसी को हम बोलते हैं बच्चों आइसोसाइनेट, जहाँ पर इसमें क्या होता है? आइसोसाइनेट कैसे कहेंगे? ये यहाँ पर चला गया और ये जो R है वो चला गया यहाँ पर, जो रीअरेंजमेंट यहाँ से हो रही है, ठीक है। जब रीअरेंजमेंट हुई यहाँ से तो बच्चों क्या बचा? CO की जगह तो CO रह गया, N की जगह N, और N से क्या जुड़ जाएगा? R जुड़ जाएगा। यही चीज़ होगी। चूँकि लोन पेयर ये वाले यहाँ आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये यहाँ आ जाएगा और ये इसके पास यहाँ चला जाएगा, और इसी को हम कहेंगे इसका मध्यवर्ती। क्या कहेंगे बच्चों? इसका मध्यवर्ती, जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनेट। ये सेम मध्य जो अभिक्रिया थी बच्चों, ये आपके 12th क्लास में भी थी। अब आगे होना क्या है बच्चों? इसके रिएक्शन से कराएंगे अपन H2O से कराएंगे। जब H2O से कराएंगे यहाँ से, तो कैसे होगा बच्चों? H और OH को यहाँ से तोड़ेंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से आप इसको तोड़ दीजिए, H यहाँ लिख दीजिए, OH यहाँ लिख दीजिए। जब आप इसको यहाँ लिख देंगे बच्चों, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे? ये देखिए RNH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये क्या हो गया अपना OH, ठीक। अब इसके बाद क्या क्या बचता है वो आप निकाल दीजिए बाहर यहाँ से H2O में से। ये देखिए RCONH2 यहाँ पर बनना, अपने पास RNH2 बनना है यहाँ से। अब ये जो CO आपको दिख रहा है, CO2 दिख रहा है ना आपको, ये बाहर निकल जाएगी यहाँ से। कैसे बाहर निकलेगी? ये देखिए, अगर OH को मैं यहाँ लिख देती इस तरह से, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O है ही, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन ये यहाँ पर इस तरह से निकल जाती, ठीक है, और ये यहाँ से जो H है वो यहाँ से बाहर निकल जाता, H यहाँ से ये इसको लेके निकलता। तो आप चाहे तो इस तरह से लिख दीजिए, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैडम ये कैसे बन गया? ये RNH2 और क्या बन जाएगा अपना? CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना है मेन जो है बच्चों, एक तो नाइट्रीन है, ठीक है, जो यहाँ बन चुका है, जो पेपर में आपको बताना होता है, ये नाइट्रीन बन गया यहाँ से, और एक बन गया अपना आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अगर वो कहता है कि मध्यवर्ती कैसा है? स्थायी नहीं है, अस्थायी है, तो अस्थायी होने पर ये कैसे बताया जा सकता है? ये बताएंगे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, लेकिन यहाँ ज़्यादा अपन नहीं बताएंगे, क्योंकि भैया लंबा हो जाएगा, इतना लंबा अपन करने वाले नहीं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, तीसरा यहाँ पे। चलो ये तीसरा देख लेते हैं हम यहाँ से।
आइसोटोप इफेक्ट। इससे कैसे पता लगती है बच्चों, ये वाली बहुत अच्छी मैकेनिज्म है आपकी, इसको देख लेते हैं बच्चों। क्या है इसका नाम, क्या है हिंदी में, समस्थानिक प्रभाव। इसके द्वारा कैसे पता चलती है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, ये सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि को ज्ञात करने के लिए। कैसे, हम कहते हैं मान लीजिए ये अपने पास है ए, बी और सी है, ठीक है, हमें नहीं पता इसमें वेग निर्धारण पद कौन सा है जिससे इसकी अभिक्रिया का वेग निर्धारित हो। अगर मान लीजिए ये वेग निर्धारण पद है जहाँ ए और बी का टूटना है, तो हमेशा वेग निर्धारित करने वाला पद कैसा होता है बच्चों, धीमा होता है, ठीक है। ये धीमा है या नहीं है, ये वास्तव में ही वेग निर्धारित पद है, और यहाँ पर ये टूट के बन जाता है ए प्लस बी से। जिस अभिक्रिया को होने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगे, लेकिन मान लीजिए ए को हमने रिप्लेस कर दिया इसके समस्थानिक से। किससे रिप्लेस कर दिया, समस्थानिक से। बच्चों समस्थानिक का क्या होता है कि वैसे तो क्रियाविधि सेम दिखाते हैं, लेकिन समस्थानिक अगर भारी है तो उस कंडीशन में वेग जो होता है अभिक्रिया का वो कैसा पड़ जाता है बच्चों, वो धीमा पड़ जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए और भी वेग धीमा हो जाता है, ये 10 मिनट की बजाय अभिक्रिया 40 मिनट में होने लगती है। तो हम यहाँ समझ जाते हैं कि ये वाला जो पद था वो वास्तव में ही वेग निर्धारक पद था, जो पहले ही धीमा हो रहा था और धीमा हो गया। इसका मतलब इसके द्वारा हम वेग निर्धारक पद को ध्यान कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं समस्थानिक का उपयोग करके कि इसमें कौन सा इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वेग निर्धारक पद कौन सा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका कंसेप्ट क्या है, यह विधि लिखेंगे इसके अंदर, इस तथ्य पर आधारित है कि यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार बिल्कुल समान होता है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न होने के कारण भारी समस्थानिकों के साथ अभिक्रिया वेग में कमी आती है, ठीक है बच्चों। चलो इसको देखो हम कैसे बताते हैं आपको। अगर भारी समस्थानिक का उपयोग करने से उसका वेग निर्धारण पर मृत्यु उठती है तो वेग में काफ़ी कमी आ जाती है। एक चीज़ और लिखेंगे बच्चों इसके अंदर हम, देखिए बच्चों, यदि भारी समस्थानिक का उपयोग उसी बंध परमाणु के लिए किया जाता है जो वेग निर्धारण पद में टूटता है तो वेग में बहुत कमी आ जाती है। तो हमें यही जानना है कि वेग में क्या बहुत कमी आ रही है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है C6H5, इससे 2 फेनिल परमाणु जुड़े हुए हैं अपने पास, और ये H है, और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम बच्चों क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना भी होता है। अल्कोहल जो होता है वो किस में चेंज हो जाते हैं, अगर प्राइमरी है तो एल्डिहाइड में, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये कीटोन में चेंज हो जाएगा। तो ये कीटोन में चेंज हो गया। अब यहाँ पर इस कंडीशन में हमने क्या करा है बच्चों, यहाँ तो H है, लेकिन अगर हम इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे, हम इसके समस्थानिक ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो H की जगह क्या आ गया बच्चों, D आ गया। और यही अपन इसके अंदर रिएक्टेंट ले लेते हैं तो बनेगा तो यही अपने पास, लेकिन इनके वेग में जो अंतर आ गया बच्चों वो आ गया यहाँ पे। वो कितना आ गया, वेग निर्धारण पद। अब यहाँ पर जो वेग निर्धारण पद है वो कौन सा है, वो है ये वाला। यहाँ पर ये बुट रही है हमारे पास, इसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये वाली जो चीज़ बात कर रहे हैं, जिस वजह से अभिक्रिया के वेग में क्या आ गया बच्चों, यहाँ से
अंतर आ गया है। अंतर आने की वजह से क्या हुआ यहाँ पे, ये जो H की उपस्थिति में वेग स्थिरांक था वो और D की उपस्थिति में जो वेग स्थिरांक था वो, दोनों का जो अनुपात आया वो 6.7 आया। बहुत ज़्यादा हो गया अनुपात। इसका मतलब यहाँ अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा देर लगी। इससे ये पता लग गया कि ये जो H और D का टूटना है ये वास्तव में एक वेग निर्धारक पद है। लेकिन अगर मान लीजिए टूटने वाला जो बंध है, अगर मान लीजिए दूसरा हम कह रहे हैं, एक चीज़ और होती है, वो होता है द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव। वो कैसे है बच्चों, यहाँ से वो भी हम लिख लेते हैं। दोनों में क्या अंतर है? द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव हम किसको कह रहे हैं? यदि टूटने वाले बंध के पास वाले परमाणु पर भारी समस्थानिक जुड़ा हुआ है, देखिए बच्चों सेकेंडरी समस्थानिक प्रभाव कब पड़ता है? अगर मान लीजिए पहला अगर प्रभाव पड़ रहा है जहाँ पे बंध टूटना है तो वहाँ तो हो जाती है वेग में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं दोनों का अनुपात ही बदल गया है। लेकिन मान लीजिए कि समस्थानिक को हमने ऐसी जगह जोड़ दिया जो वहाँ पे वो वाला बंध तो नहीं टूट रहा लेकिन उसके पास वाला टूट रहा है। जैसे मान लीजिए ये वाली हमने रिएक्शन लिखी, ये देखिए CH3 ये H यहाँ पे लगा दिया हमने Br, इसकी रिएक्शन कराई हमने जलीय KOH से एक्वस KOH से। प्रोडक्ट जो बन गया बच्चों यहाँ पर वो क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया। लेकिन हमने यहाँ पर रिप्लेस कहाँ कर दिया, ये भी देख लीजिए। ये हमने रिप्लेस किया यहाँ पर तो H है और यहाँ हमने क्या लगा दिया, D लगा दिया। इसका मतलब प्रोडक्ट तो ये नहीं टूटा ना, वास्तव में क्या टूट रहा है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये लगाया हमने यहाँ से, है ना, ये लगाया इसका समस्थानिक, इसके पास वाला है तो इतनी यहाँ पर कमी नहीं आती है। तो इससे ये पता चल गया अगर ज़्यादा ही कमी आ रही होती, इसके लिए जो KH/KD का मान आता है वो आता है 1.1, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये पता चल गया कि यहाँ इस कंडीशन में तो पड़ रहा है सेकेंडरी इफेक्ट, क्योंकि वेग में इतनी कमी नहीं आई, जबकि यहाँ वेग में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। इसका मतलब ये वेग निर्धारण पद में टूट रहा है। तो इससे ये पता चल जाता है कि आखिर वेग निर्धारक पद है कौन सा, कि हमें कहाँ पर लगाना चाहिए इसको, किसको, अपना आइसोटोप को, समस्थानिक को। ठीक है, तो ये पूछा जाता है प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव क्या है, द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव क्या है। अगर वेग निर्धारक पद में अगर समस्थानिक जुड़ता है तो वेग में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, लेकिन उसके पास वाले पे जुड़ता है तो वेग में उतनी कमी नहीं आ पाती है जितनी पहले में आ रही थी। कमी तो आती है लेकिन उतनी नहीं आती, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। इसके बाद दो विधियां और हैं, इसके बाद आपकी ये यूनिट है जो कंप्लीट हो जाएगी, वो हम पढ़ेंगे दोनों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट, शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने BSc स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। एक चीज़ और बच्चों, व्हाट्सएप पे आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, आप चाहे तो मैं व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। 12th वाले बच्चों को प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलिएगा। 12th वाले बच्चों को हमसे जोड़िए कि यहाँ पर अपनी केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं, उनके स्कूल भी ओपन हो जाते हैं, उसके बाद भी ये चैनल आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, लाभदायक रहेगा 12th वाले बच्चों के लिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपके यहाँ से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे 12th से BSc में आए हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को जो 12th में आए इस साल, उनको ये चैनल जो है वो शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जोड़िए कि यहाँ पर आपको सारी जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। नोट्स के लिए बच्चों हमने यहाँ पर एक चैनल और बनाया है जिसके पर सिर्फ हम नोट्स डाल रहे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से लेकर पूरे चैप्टर के नोट्स हम डालेंगे वहाँ पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और उन्हीं के साथ हमने वीडियो के लिंक भी दे दिए हैं जो उन्हीं PDF के साथ दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।